हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी को आज की सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैट्रिक के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उपस्थित हूं। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f इज इक्वल टू r/2 होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होती है लेंस की वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी कि r इक्वल टू 2f कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, f इज इक्वल टू r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं कुपोषण, एड्स, रिकेट्स या सूखा रोग या फिर रतौंधी। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है। दोस्तों ये बीमारी जो है छोटे बच्चों में होता है और इसमें क्या होता है, पैर की जो हड्डियां होती है या तो वो अंदर की ओर मुड़ जाती है या फिर बाहर की ओर मुड़ जाती है। तो याद रखेंगे आप, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 25 मीटर, 30 मीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि सामान्य दृष्टि के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम मुड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं पीला, हरा, बैंगनी या फिर लाल। तो दोस्तों आइए इस घटना को आपको हम एक पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लाल रंग है और सबसे नीचा बैंगनी कलर। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लाल रंग जो है सबसे कम बैंड हो रही है, सबसे कम मुड़ रही है। वहीं पे बैंगनी कलर सबसे अधिक बैंड हो रही है, सबसे अधिक मुड़ रही है। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तो सबसे कम कौन सा रंग मुड़ती है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। अगर ये हमसे पूछा जाता कि सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ती है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बैंगनी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मुझे आशा है कि आप लोग साथ साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दरअसल निकट दृष्टि में होता क्या है, किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि दूर रखी वस्तु को देखने में उसे कठिनाई होती है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, जो कि निकट दृष्टि दोष में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्कर्वी बीमारी के बारे में बता दूं। स्कर्वी रोग में दरअसल होता यह है कि हमारा जो मसूड़ा है वो फूलने लगता है और उससे ब्लड आने लगती है। तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वहीं मैं ये चीज़ बता दूं कि विटामिन सी का जो स्रोत है वो है जितने भी सारे हरे फल और सब्जी हैं जो खट्टे होते हैं, सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं जूल, एम्पियर, पास्कल या फिर ओम।
तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। दोस्तों आपके ऑप्शन में कई बार एम्पियर के बदले कूलाम पर सेकेंड भी देखने के लिए मिल सकता है, तो कूलाम पर सेकेंड भी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो याद रखेंगे कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, दोनों ही विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्पियर। अगला प्रश्न है दाब का ऐसा मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन हैं जूल, एम्पियर, पास्कल या फिर ओम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो दोस्तों बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों दाब बराबर हो जाएगा न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में पास्कल ना हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा मात्रक होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? आपके ऑप्शंस हैं अम्ल, क्षार, लवण या फिर सभी। तो दोस्तों याद रखेंगे अम्ल में जब हम नीला लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो उसे रेड कर देता है, जबकि हम जब लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो वो उसे नीला कर देता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हम अम्ल में नीला लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसे लाल कर देता है, और जब हम क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो उसे नीला कर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अम्ल। जब हम अम्ल में नीला लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसे लाल कर देता है। अगला प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है? 4, 5, 10 या फिर 7। तो दोस्तों याद रखेंगे जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी कि 7 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। अगला प्रश्न है अधिकतर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 15, 17, 16 या फिर 18। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि गंधक सल्फर को कहते हैं, और सल्फर का जो संकेत होता है उसे हम एस से डिनोट करते हैं, एस से सूचित करते हैं, और सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। दोस्तों आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ और अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अवकारक, उत्प्रेरक, अभिकारक या फिर उत्पाद। तो दोस्तों आपको हम इसे एक अभिक्रिया के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, यानी कि H2 + O2 = H2O बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, उसके फलस्वरूप H2O बन रहा है, यानी कि पानी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नए बनते हैं जैसे कि यहाँ पे H2O बना जल, वो उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने देखा कि जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिकारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों याद रखेंगे ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन डी, C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है सांस लेने की क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं? आपके ऑप्शंस हैं NO2, O3, O2 या फिर CO2। तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, O2, यानी कि ऑक्सीजन। सांस लेने के क्रम में हम O2 गैस सांस लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुष्प का प्रजनन अंग है? आपके ऑप्शंस हैं पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे पुंकेसर जो है फूल का नर प्रजनन अंग है। जी हाँ, पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है?
आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, विस्थापन द्वारा, अपघटन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना है इसका प्रमुख कारण है प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे से ऑक्सीजन गैस निकलती है जो मनुष्य और अन्य जीव जंतु लेते हैं, और जब मनुष्य सांस छोड़ते हैं तो मनुष्य के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि पेड़ पौधे के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थ्रू प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या फिर ग्रासनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत बस नाम में ही छोटी है, बल्कि ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर है। तो आप याद रखेंगे कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत। ऑप्शन सी, छोटी आंत। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की समस्या न हो। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है मनुष्य की पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? आपके ऑप्शंस हैं मुंह, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो दोस्तों आप जब भी खाना खाते हैं या फिर जब भी आप रोटी खाए होंगे, तो आप रोटी को जब अत्यधिक देर तक चबाते हैं तो आपको थोड़ा मीठा सा लगने लगता है। तो दोस्तों मनुष्य के जो मुंह से लार निकलते हैं जिसमें कि टाइलिन एंजाइम होता है, जिसके कारण आपको रोटी मीठा लगने लगता है। तो दोस्तों मनुष्य की जो पाचन की क्रिया है मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंह से मनुष्य की पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं लेक्टोज, माल्टोज, टाइलिन या फिर लाइपेज। तो दोस्तों याद रखेंगे वसा के पाचन में जो सहायक है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। ऑप्शन डी, लाइपेज। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का संकेत है? आपके ऑप्शंस हैं के, सी ए, सी या फिर एन ए। दोस्तों अगर आपको पता है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का संकेत है तो अपना उत्तर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारे विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1। जल्द ही लौटते हैं हम विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एग्जाम तक बने रहे, हमसे जुड़े रहे, ताकि आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो सके और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।